ओके, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 में 6.2 एक्सरसाइज के कुछ डाउट सॉल्व करेंगे और इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स बचे हुए थे, उनको भी हम साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, वो पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहां से क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, ये ठीक है, ये एक फंक्शन दे रखा है और यहां से आपको ए एंड बी की वैल्यूज यहां से फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और साथ ही एक क्वेश्चन दे रखा है आपको कि 0 से 8 तक ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। 0 से 8, क्लोज इंटरवल 0 से 8। ओके, तो सबसे पहले हम इसके लिए कैसे डिस्कस करेंगे। देखिए, हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 0 से 8 क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस है। इस बात का मीनिंग क्या होता है कि अगर आपके पास एक नंबर लाइन है, उसके ऊपर 0 कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट 8 है, और ये दोनों के दोनों यहां पर फील्ड सर्कल है, क्लोज्ड है मतलब, ठीक है ना। तो 0 पे भी कंटिन्यूअस है, इसका मतलब है 8 पे भी कंटिन्यूअस है, और इनके बीच में जितने भी पॉइंट है उन सभी पे ये फंक्शन जो हमें दिया हुआ है ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है ए की एंड बी की वैल्यूज। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में अगर मैं कंटिन्यूअस की बात करूं तो 0 और 8 के बीच में मैंने कंटिन्यूअस बताया, और 0 पे और 8 पे भी कंटिन्यूअस मैंने बताया। अब आप ये देखिए यहां से कि अगर मैं 0 2 के बीच की बात करूं तो एक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल तो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। 2 और 4 के बीच की बात करूं तो वहां पे भी 3x + 4 एक पोलिनोमियल है, ये भी कंटिन्यूअस होगा। और 4 और 8 के बीच की बात करूंगा तो 2ax + 5b हमारे पास एक पोलिनोमियल फंक्शन होगा, ये भी कंटिन्यूअस होगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसको ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। देखिए, जब ये पूरी तरह से कंटिन्यूअस है तो हम चेक कहां पे, मतलब कंटिन्यूअस की डेफिनेशन को कहां पे अप्लाई करेंगे। एक तो हम अप्लाई करेंगे एट x = 2 पर, ठीक है, और दूसरा हम अप्लाई करेंगे इसको एट x = 4 पर। दो पॉइंटों पर हम इसकी कंटिन्यूटी को डिस्क्राइब करने वाले हैं। सबसे पहले यहां से आपके पास आता है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट मतलब RHL से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, एंड आफ्टर दैट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब F2। ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। और 4 की बात करूं तो इसके लिए भी क्या होगा, यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट 4 पर, राइट हैंड लिमिट 4 पर, ठीक है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 4, उसको मैं F4 से रिप्रेजेंट करूंगा। यहां से ये सब इक्वल आएंगे यहां से। तो अब बात करता हूं मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की, 2 की, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा अलग कलर से ले लेता हूं। देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं तो 2 पर हमें जो फंक्शन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, देखिए वो दिख रहा है x² + ax + b। ये फंक्शन आपको यहां से दिख रहा है। इसमें अगर आप 2 पुट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 4 आएगा, प्लस उसके बाद यहां से आएगा 2a, 4 + 2a एंड प्लस b। ओके, 4 + 2a + b। और राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो 2 पर राइट हैंड लिमिट 3x + 2 है। इसमें आप 2 पुट करोगे तो 3 × 2 + 2 कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन F2 की बात करूंगा तो वो भी आपके पास 8 ही आ जाएगा। तो यहां से ओवरऑल हम कोई भी दो को ले लेते हैं और सोल्व करते हैं, तो एक इक्वेशन आएगी 2a + b = 4। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास आ गई यहां से, ठीक है। उसके बाद आप यहां से एक सेकंड इक्वेशन लेंगे, देखिए जो 4 से रिलेट होगी। 4 से अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं तो 4 से लेफ्ट हैंड के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, 3x + 2। अगर आप 4 यहां पे पुट करेंगे तो 4 3 12 + 2 14 आएगा यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो वो आएगा यहां से 4 पुट करके 4 2 8, 8a आ जाएगा प्लस 5b, ठीक है। और इज इक्वल टू F4 की बात करूं तो 4 पे इक्वल टू बीच में लिखा हुआ है यहां पे ये, इसका मतलब आप इसी में पुट करेंगे 4 को भी, तो आपके पास कितना आएगा, अगेन 14 आएगा। तो यहां से आ जाएगा 8a + 5b = 14।
दिस इज इक्वेशन सेकंड। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें यहां से ए की और बी की वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, ए की वैल्यू मिल जाएगी आपको, यहां से बी की वैल्यू। एलिमिनेशन मेथड से हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को एंड सेकंड इक्वेशन को, तो हमें यहां से ए और बी की वैल्यू मिल जाएंगी। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा यहां तक क्वेश्चन ये। ठीक है, लेकिन जो मैंने करके दिखाया उससे पहले आपको कुछ काम करना है, और उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये लिखना पड़ेगा कि अगर फंक्शन 0 और 8 के बीच में कंटिन्यूअस है तो 0 2 के बीच में भी कंटिन्यूअस है, 4 एंड 2 के 2 एंड 4 के बीच में भी कंटिन्यूअस है, 4 एंड 8 के बीच में भी कंटिन्यूअस है। ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है इन सब के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस है, और यहां से हम ए और बी की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं कुछ भी। तो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही है। डेफिनेशन कहां पे चेंज हो रही है, तो 2 पर, क्योंकि 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं तो फंक्शन ये वाला रहेगा आपके पास। ठीक है, और राइट हैंड की बात करूं तो 3x प्लस 2 आएगा। इसी तरह से 4 पर लेफ्ट हैंड के लिए तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2, लेकिन 4 पर राइट हैंड के लिए कितना आएगा, 2ax प्लस b आएगा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो है क्वेश्चन नंबर 10, वो इसी पे है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट sin x इज कंटिन्यूअस। देखिए sin x इज कंटिन्यूअस कैसे प्रूव करेंगे sin x को, काफी आसान सा फंक्शन। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे fx इज इक्वल टू sin x, fx इज इक्वल टू साइन ऑफ x। ओके, उसके बाद हम इसका डोमेन देखते हैं। ठीक है, डोमेन में से मैं कोई पॉइंट लेता हूं, लेट, यहां से एक सेकेंड, लेट x इज इक्वल टू a इज एनी पॉइंट बिलोंग्स टू इट्स डोमेन। अब डोमेन क्या होता है, साइन एक्स का रियल। ठीक है, इसका आगे लिख भी देते हैं हम, यहां से डोमेन है इसका ये। ठीक है, आई होप यहां तक तो सभी को पता है इसके बारे में। ये वैसे मैंने कल ये आपको समझा दिया था सारा। उसके बाद जैसे आप फर्स्ट एक्सरसाइज में सोल्व किया आपने कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, वैसे आप साइन एक्स को सोल्व कीजिए यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। ठीक है, राइट हैंड लिमिट के लिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए। ठीक है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इन सबको आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं यहां से, मतलब आप लिमिट फाइंड आउट कर लें ओनली। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू a, किसके ऊपर, फंक्शन के ऊपर। फंक्शन आपके पास क्या है, यहां से ये साइन x है। ठीक है, अब आप दो अप्रोच कर सकते हैं, या तो इस a को डायरेक्ट ही यहां पे पुट कर लें x की जगह पे, इस x की जगह पे डायरेक्ट a पुट कर दो, साइन a आपके पास आ जाएगा। या फिर आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं यहां से, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहां से हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस h, सॉरी a प्लस h, a प्लस h। उसके बाद आप साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे यहां से। ठीक है, और जहां जहां आपको h दिखेगा वहां पे आप 0 पुट करेंगे, तो आपके पास कितना बचेगा, सिर्फ साइन ऑफ a बचेगा यहां से। ठीक है, उसके बाद वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करेंगे। वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब एफ ए पर, अगर आप फंक्शन में a पुट करेंगे तो भी आपके पास यहां से साइन a ही आएगा। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं यहां से भी साइन a आया और यहां से भी साइन a आया। मतलब हमने यहां से क्या समझा कि यहां से हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a ऑफ साइन x, मतलब फंक्शन, दैट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब f ऑफ a। अगर ये चीज होल्ड हो रही है तो हम कह सकते हैं कि fx इज इक्वल टू साइन x है, वो कंटिन्यूस हो जाएगा। fx इज इक्वल टू साइन x इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a, एंड व्हाट इज a कैन बी एनी रियल वैल्यू। ठीक है ना, इसका मतलब हम कह सकते हैं साइन x, इसका मतलब आप लिखेंगे यहां से लास्ट में, यहां पे आप लाइन लिखेंगे क्या, यहां से साइन x इज कंटिन्यूस। ठीक है, आपको रियल मेंशन करने की जरूरत नहीं आगे, क्यों, क्योंकि सभी रियल के लिए अगर वो कंटिन्यूस है तो आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं। अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन हो, कुछ पॉइंट्स हमारे पास ऐसे हो कि जहां पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, तो वो पॉइंट हम मेंशन जरूर करेंगे फिर। ठीक है,
आई होप यहां तक सभी को समझ में आ गया। अच्छा, कुछ और बता देता हूं मैं। अगर आपके पास कोसेक्स होता यहाँ पे तो भी आप इसी पैटर्न से करते, अगर आपके पास 10x होता तो भी आप इसी पैटर्न से करते। बस जो आपके पास रियल लिखा हुआ है इसके जगह पे आप उसका डोमेन लिखते। तो मैंने 10x का डोमेन आपको समझा है। 10x का डोमेन क्या होता है था, रियल माइनस यहां पर 2n+1, मतलब ओड नंबर किसका, ओड मल्टीपल ऑफ किसका देखना आपको यहां से, π/2, ये इसका डोमेन होता है। सिर्फ 10 इन्हीं के अंदर तो डिफाइन होगा। ठीक है, आई होप सभी को यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11th, और आफ्टर दैट 12th क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11th और 12th की बात करते हैं, यहां से कंपोजिशन फंक्शन की बात करेंगे हम। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं f(x = sin x + cos x) या मल्टीप्लाई में, तो एक ही पैटर्न है दोनों का। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले तो मैं लेट करता हूं, जो sin x है fx तो आपके पास लिखा हुआ है, तो मैं उसको यहां से hx कंसिडर कर लेता हूं, किसको, sin x को। इसको आप दोनों में समझ सकते हैं, फर्स्ट पार्ट के लिए भी सेकंड पार्ट के लिए भी। ठीक है, और gx एक दूसरा फंक्शन मान लिया जो कि आपके पास लिखा हुआ है cos x। ठीक, अब आप यहां से कह सकते हैं कि यहां पे आप लिखेंगे वी नो दैट sin x इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। ठीक है, यहां पे आप, जहां मैंने डॉट लगाए यहां पे आप लिख सकते हैं क्या लिखेंगे आप यहां से, वी नो दैट sin x इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, यहां पे आपको लिखना है। सिमिलरली कोस के लिए भी आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि कोस भी तो हर वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होता है। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, cos x इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, या एवरी रियल नंबर, फॉर एवरी रियल नंबर। ओके, तो हमें पता लगा यहां से कि sin x भी कंटिन्यूअस है, cos x भी कंटिन्यूअस है। उसके बाद हमने कल फर्स्ट थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कोई फंक्शन f(x) है, ठीक है, और वो दो फंक्शन का सम है, दो फंक्शंस का सम है, एक तो hx का और gx का, और वो दोनों फंक्शन ही कंटिन्यूअस हैं। वो दोनों फंक्शन कौन कौन से, sin x एंड cos x, ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो उन दोनों का अगर मैं सम निकालूं, मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, ऐसा कुछ भी अगर मैं करता हूं यहां से, सम डिफरेंस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो जो रिजल्टेड फंक्शन होगा, रिजल्टेंट फंक्शन, ठीक है, sin x + cos x, वो भी हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यूअस। तो आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा लैंग्वेज में क्या, कि f(x) इज द सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन। जो ये f(x) है ये इन दो कंटिन्यूअस फंक्शंस का सम है। ठीक है, f(x) इज द सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, सो f(x) इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, इतना तो आप शायद कर सकते हैं। और अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो यहां पर सिर्फ मल्टीप्लाई है, तो आपको करना क्या है, यहां पर जो प्लस लिखा गया उस प्लस के जगह पे आपको सिर्फ क्या करना है, यहां पे मल्टीप्लाई लिखना है, और लास्ट की लाइन चेंज करनी है, वहां पे क्या लिखना है, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ये आपको लिखना है। ठीक है, ये हमने थ्योरम नंबर फर्स्ट में डिस्कस कर लिया था कल। ओके, आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए आपने क्वेश्चन नंबर 12th मेरे से पूछा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 ये भी तो इसी पार्ट के जैसे हैं। ठीक है, इसको हम कंपोजिशन से करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट ने 8th और 9th क्वेश्चन नहीं किए होंगे तो वो 12th क्वेश्चन समझे, और फिर इसी पैटर्न से ही वो क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट नहीं करेंगे इसको। समझ तो सकते हैं आप कि मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है, आप समझ तो सकते हैं ऐसा, लेकिन करेंगे कैसे उसको। देखिए मैं इसको आपको समझा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 12th लेके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12th की बात कर रहा हूं। आपको एक फंक्शन दे रखा है f(x) = मॉडुलस ऑफ cos x, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, यहां पे f(x) तो लिखा हुआ है, हमने लेट कर दिया। अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन इज cos x, ओके, सेकंड वन इज मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन को मैं gx कंसिडर कर रहा हूं, और वो आपके पास क्या है, यहां से मॉडुलस है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना लिखते मॉडुलस को, उसके बीच में कोई ना तो वेरिएबल लिखना पड़ेगा हमें। हमने x लिख दिया, मान लो cos x को हटाया तो उसकी जगह पे x हमने एक वेरिएबल लिख लिया। अब y भी लिख सकते हैं, यहाँ पे y, यहाँ पे y करके, लेकिन हम एग्जैक्ट इसके जैसा लेके आना चाहते हैं तो हम x में ही रखेंगे तो भी चलेगा। अच्छा, उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि cos x है वो हर बार कंटिन्यूस होता है,
तो आपको यहां पर अगेन लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, वी नो दैट cos x इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। सिमिलरली राइट साइड में आप लिखेंगे मॉडुलस x के बारे में, वी नो दैट मॉडुलस x इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। ये मैंने आपको समझाया था कि वी शेप इसका ग्राफ बनता है, ठीक है। तो अभी तक हमने ये किया कि जो हमें फंक्शन दिया हुआ था एफ एक्स, उसको हमने दो फंक्शन में डिवाइड कर लिया, एक तो किसमें, एच एक्स में, एक जी एक्स में। और हमें पता है इन दोनों का अगर मैं कंपोजिशन करता हूं, क्या करता हूं, कंपोजिशन। कंपोजिशन कल मैंने आपको समझाया था, अगर आपके पास एच और जी दो तरह के फंक्शन हैं तो उनका कंपोजिशन क्या होगा, या तो एच ओ जी होगा, या तो एच ओ जी होगा, या फिर जी ओ एच। इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो अब इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है, मतलब कौन सा फंक्शन मैं लूं। मैंने कल आपको समझाया था कि अगर आपके पास दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उनका कंपोजिशन भी हमेशा कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो आपके पास दो फंक्शन हो गए, cos x और मॉडुलस x, और ये दोनों के दोनों फंक्शन कैसे हैं आपके पास, कंटिन्यूअस हैं। ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस हो गया, मॉडुलस x भी कंटिन्यूअस हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, एच ओ जी लिखें या जी ओ एच लिखें। तो मैं आपको एक हिंट देता हूं कि आप क्या करेंगे। देखिए, जो भी फंक्शन अंदर लिखा हुआ है, जो भी फंक्शन अंदर लिखा हुआ, अंदर कौन सा फंक्शन है, मॉडुलस है या cos x है, तो यहां से हमें जवाब मिलेगा cos x अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है और अंदर वाले फंक्शन को हमने यहाँ पे एच एक्स ट्रीट कर रखा है, तो उसको आप अंदर की तरफ लिखो, अंदर की तरफ मतलब पीछे की तरफ। तो यहां पर ये लिखा हुआ है, देखिए, अब मैं इसको आपको करके दिखाता हूं। देखिए, जी ओ एच अगर मैंने ये लिया, ठीक है, अगर मैं गलती से दूसरा ले लेता तो भी मैं ट्राई कर सकता था, अगर गलत आएगा तो हम दोबारा से उसको कर सकते हैं फिर, लेकिन मेथड तो ये रहने वाला है, ठीक है। उसके आगे मैं एक्स लेता हूं, एच ओ जी, उसके आगे एक्स। और इतना तो मैंने कल आपको समझा ही दिया था कि ये कैसे लिखते हैं, जी और उसके ब्रैकेट में कैसे लिखते हो आप उसको, एच एक्स। आई होप यहां तक तो सबको समझ में आ गया। अब जी का तो जी रखा हमने, और एच एक्स जो अंदर लिखा हुआ है उसको हमने क्या ट्रीट कर रखा है, यहां से कॉस एक्स। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को। उसके बाद जी ऑफ कोस एक्स है, उसकी वैल्यू क्या होगी, अब जी फंक्शन ये हमारे पास, उसमें अगर मैं एक्स को रिप्लेस करता हूं कोस एक्स से, तो यहां पर क्या आ जाएगा, मॉडुलस, और बाहर आ जाएगा आपके पास कोस एक्स, ठीक है। तो आपने क्या किया, जी ओ एच से जो फंक्शन हमारे पास था वही जनरेट कर दिया। तो यहां से हम किस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, लास्ट की लाइन आप यहां पे नोट करेंगे, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं वो लाइन नोट करेंगे आप। फिर भी किसी स्टूडेंट कोई ऐसा स्टूडेंट है जो नोट ना कर पाए तो वीडियो को दोबारा से देख के फिर समझेंगे और फिर नोट करेंगे इस लाइन को। तो यहां पर लास्ट में क्या लिखेंगे, जहां पे मैंने डॉट लगाया, यहां पे आप लिखेंगे कि मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स, मतलब ये है ना, ये फंक्शन is composition of two continuous functions hx and gx, ठीक है, से goh। goh एक कंपोजिशन फंक्शन हो गया, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या आई है, मॉडुलस ऑफ cos x। और ये हमेशा कंटिन्यूअस है, क्यों, क्योंकि दो फंक्शन हमारे पास दिए हुए हैं और दोनों दोनों फंक्शन कैसे हैं, कंटिन्यूअस हैं, hx भी और gx भी। तो इन दोनों का जो कंपोजिशन होगा, कंपोजिशन का मतलब एच ओ जी या जी ओ एच, इन दोनों में से एक होगा, कौन सा होगा, ठीक है। तो जो भी होगा वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। अब हमने यहां पर एक हिंट बताई, और वो हिंट क्या बताई मैंने आपको, कि जो भी फंक्शन अंदर लिखा हुआ है उसको आप पीछे की तरफ लैट करेंगे, ठीक है, पीछे की तरफ। जैसे मैं एक और समझाता हूं आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास क्या हो जाएगा, एक तो एच एक्स हो गया, एफ एक्स तो आपको दे रखा है, तो उसमें आपने एच एक्स को तो क्या मान लिया, मान लो आपने चलो मॉडुलस ऑफ एक्स मान लिया, ठीक है। लेकिन एच एक्स जो फंक्शन है उसको आपने क्या मान लिया, एक्स माइनस फोर, ठीक है, उसको आपने एक्स माइनस फोर मान लिया। अब आप देखिए यहां पे तो आप लिखेंगे कि एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और ये इधर पोलिनोमियल फंक्शन है, दोनों कंटिन्यूअस हो गए हैं, ठीक है। अब इन यहां पे मुझे जी लिखना चाहिए, ठीक है, जी। तो अब बात यहां पे आती है कि अगर मुझे इन दोनों का कंपोजिशन क्रिएट करना है तो मैं कंपोजिशन में एच ओ जी लिखूं या जी ओ एच लिखूं, ये मुझे सोचना पड़ेगा यहां से, ठीक है, ये मुझे यहां से सोचना पड़ेगा। तो अब देखिए अंदर फंक्शन कौन सा है,
अंदर मॉडुलस लिखा हुआ है या x-4 लिखा हुआ है, तो आपको इस फंक्शन को देखने से समझ में आ जाएगा कि अंदर तो x-4 लिखा हुआ है और x-4 को आपने g कंसिडर किया। इसका मतलब अब की बार आपको क्या लिखना पड़ेगा, HOG। HOG क्यों, क्योंकि g अगर आपको अंदर लिखा हुआ दे रखा है फंक्शन, तो g को आपको पीछे की तरफ लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप आगे x लिखेंगे और फिर ये क्या बनेगा, h और उसके ब्रैकेट में g ऑफ x। ठीक है, g ऑफ x। उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई आगे कर सकते इसी प्रोसेस से। ओके, आई होप सभी के क्वेश्चन सोल्व हो गए होंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन कोई रह गया हो तो वो मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, तो मैं उनको वो क्वेश्चन भी समझा दूंगा, या तो आज की क्लास में, अदरवाइज फिर कल की क्लास में समझा दूंगा। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की। देखिए, तो इस एक्सरसाइज को तो हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट आपके पास है 6.3। तो 6.3 में आपके पास क्या है, 6.3 में आपके पास है टॉपिक डिफरेंशियबिलिटी। आपके पास चैप्टर का जो नाम था वो था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो कंटिन्यूटी तो हमने पढ़ लिया, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। ठीक है, और सेकंड पॉइंट में क्या, सेकंड एक्सरसाइज में क्या पढ़ा, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। अब थर्ड एक्सरसाइज में पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट, एक पॉइंट में डिफरेंशियबिलिटी, और डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवल वो उसका भी हम इसी एक्सरसाइज में कुछ डिस्कस करेंगे, अगर बोर्ड के अंदर कुछ होगा तो, अगर नहीं होगा तो हम उसको छोड़ देंगे फिर। तो 6.3 में कंटिन्यूस भी साथ साथ पढ़ा जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। इसलिए हमें 6.1 एंड 2 दोनों अच्छे से आने चाहिए, स्पेशली 6.1, क्योंकि इसमें हम कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट की बात करेंगे। तो होता क्या है, देखिए सबसे पहले अगर f(x) कोई फंक्शन है और हम इस फंक्शन को ये कहना चाहते हैं कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकल सकता है, मतलब डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट होता है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो इस बात को हम कहेंगे डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी, इसको आप कंप्लीटली लिख लेंगे। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, अगर आपके पास कोई फंक्शन है और आप ये बताना चाहते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें फंक्शन को डिफरेंशिएबल चेक करना चाहिए। और डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, ये हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। जैसे कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूस है या नहीं है, तो उसके लिए उस चीज को हम कहेंगे कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी। इसी तरह से डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या है कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है या नहीं है, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, उस बात को कहेंगे डिफरेंशियबिलिटी। आई होप सभी को समझ में आ गया। तो अब क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशियबिलिटी को चेक कैसे किया जाए। ओके, तो इसका भी एक सिंपल सा प्रोसीजर है। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं वैसे ही, और फिर आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप यहां से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अब इसका प्रोसीजर क्या होने वाला है, ठीक है, इसका प्रोसीजर क्या रहेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का और राइट हैंड डेरिवेटिव का, वो हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर आपको चाहिए तो उसको कैसे हम मेंशन करेंगे। देखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, अच्छा उससे पहले मैं बात कर रहा हूं किसी पॉइंट पर, और जो पॉइंट है वो है हमारे पास एट एक्स इज इक्वल टू ए। हम ए पॉइंट पर चेक करना चाहते हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव है या नहीं है। तो जब लेफ्ट हैंड है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, ये तो पता ही है सभी को, ए माइनस करके। और राइट हैंड है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, यहां पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, उसको आप ऐसे मेंशन करोगे। और आगे जो मैं लिख रहा हूं वो दोनों के अंदर सेम है, इसलिए मैं उसको एक साथ लिख रहा हूं, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। और राइट हैंड होगा तो भी ये ऐसे ही लिखा जाएगा यहां से। ओके, कैसे, एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, ऐसे लिखा जाएगा। ओके, अब मैं बता रहा हूं कि अगर इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
इक्वल आ जाए, इसकी वैल्यू इक्वल आ जाए, किसकी, राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ जाए, देन हम लिखेंगे कि जो फंक्शन हमें दे रखा है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, डिफरेंशिएबल को मैं डी आई डबल एफ से लिख रहा हूं, डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द गिवन पॉइंट। व्हाट इज द गिवन पॉइंट? गिवन पॉइंट इज ए। सो एट एक्स इज इक्वल टू ए the given function is differentiable if these two values means left hand derivative and right hand derivatives are equal. If these two are equal, ठीक है, then we can say that the given function is differentiable at x is equal to a, otherwise not differentiable. Okay, not differentiable means derivative does not exist at that particular point. Okay, तो मैंने आपको ये 6.3 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है। अब इसमें कुछ नोट हैं। नोट नंबर फर्स्ट नोट क्या है? देखिए, फर्स्ट नोट तो ये है कि अगर आपको ये दिया हुआ है कोई फंक्शन है एफ एक्स, वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है, ध्यान से समझिए मेरी बात, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, देन आप क्या कहेंगे? देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑल्सो, कंटिन्यूअस ऑल्सो। इस बात को ध्यान रखेंगे एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट। ओके, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, converse is not true. Okay, converse is not true. आई होप ये तो सबको समझ में आ गए यहां तक। तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमें आगे भी जरूरत पड़ेगी इसके 7 चैप्टर में भी इस पॉइंट की। अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है कि वो फंक्शन कैसा है, वो फंक्शन आपके पास वो फंक्शन है वो आपके पास डिफरेंशिएबल है, ये आपको दिया हुआ है, ये आपने प्रूव कर लिया, ठीक है, आपने प्रूव कर लिया, ये आपको दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट वहां से कह सकते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा 100% उसी पॉइंट के ऊपर। लेकिन कन्वर्स सही नहीं है। अगर आपको कंटिन्यूअस दिया हुआ है कोई फंक्शन, तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। मेरी बात शायद सबको समझ में आ रही है अच्छे से, ठीक है? ओके, फर्स्ट पॉइंट तो ये है, फर्स्ट नोट तो ठीक है। सेकंड नोट क्या है कि हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कहां पे अप्लाई करना है? हमें हर क्वेश्चन में जहां पे हमें चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, हमें यहां पर ये पैटर्न अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, बात आती है सब्स्टिट्यूशन मेथड की, तो क्या सब्स्टिट्यूशन करना जरूरी है? तो अगर क्वेश्चन इजिली आपको समझ में आ रहा है कि बिना सब्स्टिट्यूशन के भी आप उस वैल्यू तक पहुंच पा रहे हैं जो इसका एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर कहीं किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस, ठीक है, यहां पर मैंने लिखा ये 2 माइनस, और यहां पे आपको दे रखा है एक्स माइनस 5, ये कोई फंक्शन है, ठीक है, ये एक्स माइनस 5, तो इसका आंसर क्या होगा? तो अब अगर किसी ने 2 डायरेक्ट पुट कर दिया तो भी उसको आंसर मिल जाएगा 2 माइनस 5 करके, और किसी ने अगर सब्स्टिट्यूशन कर दिया तो भी उसको आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता कि यहां पर जैसे 2 है, 2 के ऊपर मैंने माइनस नहीं लगाया, सपोज 2 लिख रखा है, तो अब भी अगर मैं डायरेक्ट चलूंगा तो भी आप आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन अगर 2 प्लस एच करके कोई चलेगा तो भी सोल्व कर सकता है। 2 के ऊपर माइनस होता तो 2 माइनस एच पुट करना पड़ता तो भी आंसर सोल्व हो जाता उसका, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता, इसके ऊपर अंडर रूट लगा देता अब मैं, तो अब मुझे 100% लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी इसके लिए। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर अगर अंदर आया तो उसके लिए तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, तो इसलिए मुझे करके दिखाना पड़ेगा। चाहे हो सकता है वो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम आ जाए या अलग अलग आ जाए, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में इनडिटरमिनेट फॉर्म जैसा कुछ बन रहा है, ठीक है, और आपको पता है कि डायरेक्ट पुट करने से उसका आंसर नहीं निकलेगा, तो आपको
अदर मेथड वहां पे यूज करने पड़ेंगे। अदर मेथड्स का मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस रैशनलाइजेशन मेथड, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है, इस टाइप के आपको मेथड यूज करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको 6.3 का थियोरेटिकल पार्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। कल हम इसके एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, आप एग्जाम्पल्स को ट्राई भी कर सकते हैं, ओके। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।